अच्छा देखो, अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हम इस टॉपिक को अपने बुक से देखें तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं। इनकी डेफिनेशन तो ऐसा सच नहीं आती, बजाय इसके कि ये न्यूमेरिकल्स में आ रहे होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कहाँ है एटॉमिक मास। ये देखिए, मॉलिक्यूलर मास वगैरह यहाँ से शुरू हो जाएगा ये एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसके बारे में कुछ तफासिल लिखी हुई हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है और सारी चीज़ें। और फिर इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो हम इसके न्यूमेरिकल के ऊपर ही जाएंगे सीधे सीधे। और पहले इसके थियोरेटिकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। इनके दरमियान इनको एक्सप्लेन करने के लिए एक शॉर्ट सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए आप लोगों को। और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जो हमारी किट में मौजूद भी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? शोज एक्चुअल रेशियो। इसका काम होता है एक्चुअल रेशियो शो करना। और एम्पिरिकल फार्मूला का काम होता है शो सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है। अब एक्चुअल रेशियो एंड सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब है? जैसे हम ग्लूकोज की एग्जांपल लें, C6H12O6। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला C1H2O1। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है? 6:12:6। और यहाँ रेशियो आ रहा है 1:2:1। तो ये है एक्चुअल और सिंपलेस्ट रेशियो का डिफरेंस। और अगर मजीद हम और डिफरेंस की बात करें तो ईच कंपाउंड हैव डिफरेंट फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हर कंपाउंड का अलग होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है। जैसे कि अब मैं बात करूं सक्रोज की, C12H24O12, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं तो वो C1H2O1 ही आएगा जैसे ग्लूकोज का आया। रेशियो इसका क्या है? 12:24:12। और इसका रेशियो क्या है? 1:2:1। तो इसको अगर कैंसिल करूंगा तो यही बनेगा। तो बेसिकली हर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होगा, बट एम्पिरिकल फार्मूला मुख्तलिफ कंपाउंड्स का एक जैसा हो सकता है। तो ये अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस आ जाता है। और इन दोनों के दरमियान कोई और पॉइंट किसी के जहन में क्लिक हो रहा है तो बताइए। कोई और पॉइंट किसी के जहन में क्लिक हो रहा है तो बताएं। आई गेस नहीं। नो सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इसके सीधे सीधे हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कोई एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। सर ये वाली ये किट है प्रॉपर? जी बेटा, ये शाहजी कॉलेजिएट की एग्जामिनेशन किट है एक। तो ये वो है। आप लोगों को मैंने ग्रुप पे नहीं भेजी है क्या? नो सर। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को भेज देता हूँ अभी ग्रुप पे। लेकिन इसमें ना ये सिर्फ केमिस्ट्री की है। अगर आपको मतलब
दूसरे सब्जेक्ट्स की भी लेनी है तो आप को फिर कैंपस जाना पड़ेगा। आई थिंक एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन के साथ ये जो किट की कॉस्ट है वो शायद 600 रुपीज़ है। उसमें आप वहाँ पर शाजी कॉलेजिएट में प्रीलिम्स के जो एग्जाम्स होंगे आप वो भी दे सकते हैं। तो आई मस्ट से इट इज़ अ गुड ऑप्शन। सर सॉरी, तो combustion of 0.5 grams of hydrocarbon produces mass of hydrocarbon दिया हुआ है ये। जीरो पॉइंट फाइव ग्राम्स 1.515 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। कैलकुलेटर जरा हाथ में रखिएगा बेटा सब। 1.515 ग्राम्स एंड मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर 0.77 grams. If the molecular mass of the compound is 58, molecular mass दिया हुआ है 58 AMU. Determine its molecular formula. Molecular formula हमें मालूम करना है। अब बिल्कुल डिटेल में इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स नहीं करा सकता, क्लासेस में मैंने बहुत ज़्यादा कराए। तो जी अहमद, सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप बस इसको भी यहाँ पे बस थॉरोली देखिए ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, 4 स्टेप्स हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। सबसे पहला स्टेप होता है, हमें इसमें मालूम करनी होती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम फाइंड करते हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करते हैं जो कंपाउंड में मौजूद है। तो सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो गिवन है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कार्बन का बेटा 44 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास जो हमें सवाल में गिवन है वो 1.515 है, और 0.5 एटॉमिक मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मास दिया हुआ है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मुझे आंसर बताइएगा। 82.63। ओके, ये आ गया 82.63% कार्बन का। अब हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स होंगे सर, ये तो हमें नहीं पता। कार्बन हाइड्रोजन लाजमी होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन आपने लाजमी निकालना है, सही है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर जो गिवन है सवाल में डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास सवाल में दिया हुआ होगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब वाटर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एक एटम का 1 होता है, 2 एटम का 2। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O। H2O का मास जो है वो 0.77 ग्राम है, 0.77
77 डिवाइडेड बाय, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास जो है वो आप देख सकते हो 0.5 है हाइड्रोकार्बन का मास। हाइड्रोकार्बन का मास या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास एक ही बात होती है, मल्टीप्लाई बाय 100। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। 17.1। 17.1। अच्छा अब देखो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हाइड्रोकार्बन में दो एलिमेंट्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होंगे, इन दो के अलावा भी कोई एलिमेंट हो सकता है सर, तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। तो सर हमें वो कैसे पता चलेगा? बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि सवाल में ना वो खुद बता देता है कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो सवाल में नहीं बताता कि कौन कौन से एलिमेंट शामिल है, जैसे इस सवाल में उसने नहीं बताया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मुझे पता है कि यार कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी होगा, मैं कार्बन और हाइड्रोजन तो निकाल लूंगा बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे, मैं कार्बन और हाइड्रोजन तो निकाल ही लूंगा। ठीक है सर, आपने निकाल लिया। सर लेकिन आपने कहा कि इनके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा? बेटा अगर सवाल में बताया हुआ नहीं है कि कौन से 3 4 5 एलिमेंट शामिल हैं, तो आप सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन निकालोगे। जब कार्बन हाइड्रोजन निकाल लोगे तो कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेजेस को प्लस करके देखो जरा क्या आ रहा है। 82.63 को मैं प्लस करता हूं 17.1 में, तो इट विल मेक 99.73। तो 99.73 जो हमारे पास आंसर आया, तो दैट इज इंडिकेटिंग कि ऑलमोस्ट 100%। अब कंपाउंड हमारे पास कोई भी जो चीज होती है वो 100% ही होती है ना, तो ये ऑलमोस्ट इन दोनों का जो सम है वो 100% के बराबर हो गया। अगर कभी ऐसा हो कि इन दोनों का सम 100% के बराबर ना आ रहा हो, यानी कि 99 98 99 से ज्यादा ना आ रहा हो, उससे कम आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का आ रहा है 40, हाइड्रोजन का आ रहा है 15, अब दोनों को प्लस करूंगा तो बनेगा 55। अब मैं तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा फिर इसमें? ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन कैसे निकालूंगा? मैं 100 में से माइनस करूंगा 55, तो आंसर आएगा 45, यानी कि ऑक्सीजन है 45%। अच्छा सर आपको कैसे पता ऑक्सीजन है? कोई तीसरा भी तो हो सकता है। बेटा अगर सवाल में तीसरे एलिमेंट के बारे में बताया हुआ नहीं है कि वो कौन सा एलिमेंट है, तो वो तीसरा एलिमेंट लाजमी तौर पर ऑक्सीजन ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। और अगर बताया हुआ है कि वो तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो फिर वो तीसरा एलिमेंट होगा। सिंपल इनफ। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। सर जी बेटे। सर अगर 98% है तो फिर भी हम ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे? अब तो 2% आ रहा है ना पूरा आ, पूरा। जी बेटा फिर ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा, वैसे इतना डिफरेंस देते नहीं। जी सर ओके। अच्छा पहला स्टेप हो गया हमारा, परसेंटेज हमने मालूम कर ली। अब आ रहे हैं हम अपने दूसरे स्टेप की जानिब, और दूसरा स्टेप हमारा है मोल कॉम्पोजिशन। मोल कॉम्पोजिशन में क्या करना है? इसमें हमें करना है डिवाइड हर परसेंटेज को बाय इट्स एटॉमिक मास। हर परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास मोल कॉम्पोजिशन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले कार्बन की डिवाइड कर रहा हूं। कार्बन की परसेंटेज देखिए क्या है, 82.63। 82.63 डिवाइडेड बाय 12। फिर हाइड्रोजन की है 17 पॉइंट कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 1। कार्बन को डिवाइड करो, आंसर बताओ। 6.88। 6.88 और हाइड्रोजन का आ जाएगा 17.1। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेप भी आपका। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की जानिब। तीसरा स्टेप है आपका मोल रेशो। अच्छा मोल रेशो में आप क्या करेंगे? मोल रेशो में आप करेंगे डिवाइड ईच मोल कॉम्पोजिशन। हर मोल कॉम्पोजिशन को डिवाइड करोगे बाय स्मॉलेस्ट मोल कॉम्पोजिशन। हर मोल कॉम्पोजिशन को स्मॉलेस्ट मोल कॉम्पोजिशन से डिवाइड कर लोगे। देखो कार्बन का आया है 6.88 और यही सबसे छोटा भी है, क्योंकि दूसरा तो 17.11 है। तो कार्बन को आप 6.88 से डिवाइड कर लोगे।
हाइड्रोजन 17.11 डिवाइडेड बाय 6.88, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 आई गेस। चेक करो 2.4। 4 के बाद सर 2.48 आ रहा है तो ऑलमोस्ट 2.5। ऑलमोस्ट 2.5। अब यहाँ पर एक बात है जो याद रखने की है आपके लिए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये नोट है, से याद रखिएगा। इफ एनी मोल रेशियो comes in value comes in 0.5 वैल्यू, अगर कोई भी मोल रेशियो की वैल्यू जो है वो 0.5 की वैल्यू में आ जाए, जैसे यहाँ पर 2.5 देख रहे हो, तो जैसे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 कोई भी आ जाए, बस 0.5 हो उसके साथ। अच्छा 0.5 एग्जैक्ट ना आ रहा हो सर, 4.8 आ रहा हो, 4.9 आ रहा हो, 5.1 आ रहा हो, 5.2 आ रहा हो, तो बेटा तभी आप उसे 0.5 ही मानोगे, ठीक है। तो पॉइंट अगर कोई भी वैल्यू 0.5 में आ जाए, इफ एनी मोल रेशियो वैल्यू कम्स इन 0.5, देन all mole ratio values should be multiplied by 2। अगर एक मोल रेशियो वैल्यू भी 0.5 आ जाए तो आप सारी मोल रेशियो वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस अच्छा यस सर। इसी के साथ आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वो क्या आ गया C2H5। अच्छा देखो अब ये आपका तीसरा स्टेप था जिसमें आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है, स्टिल यू हैव फोर्थ स्टेप लेफ्ट जिसमें आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। अच्छा अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आ गया, एन कहाँ से आएगा सर? एन का बता रहा हूँ, एन होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो 58 है, सवाल में दिया हुआ है हमें, ये रहा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है सर? बेटा वो अभी हम निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो है ना हमारे पास C2H5, तो 2 कार्बन का मास, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24 और 5 हाइड्रोजन का 5, प्लस किया हो गया 29। तो 58 डिवाइडेड बाय 29, 29 1 29, 29 2 20, 58, एन आ गया हमारे पास 2। अब हम वापस अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा C4H10। ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा समझ में आ गई बात? जी सर। यस जी। सर। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का न्यूमेरिकल होगा। अब आप लोगों को क्या, जी बेटे बोलिए। सर जैसे फिजिक्स में 7 हेडिंग्स डाल के न्यूमेरिकल करते हैं तो केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है? 7 हेडिंग्स डाल के मतलब समझा नहीं मैं, 7 कह रही हो? यस 7 सर। या कंबाइन वाला यस 7? सर, डेटा
वो डेटा है, उसके अंदर दो हेडिंग सब बनाते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड, फिर कैलकुलेट, वो सॉल्यूशन में दो हेडिंग्स होती हैं, फॉर्मूला और कैलकुलेशन, एंड देन फिर रिजल्ट। बेटा देखो, मैं इतने सारे हेडिंग्स का जो है ना कायल नहीं हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना आपको एक एक चीज का टाइम लग रहा होता है, और अगर आप इतनी सारी हेडिंग्स डालते हैं तो आई मस्ट से कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देन आप करो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप डेटा और सॉल्यूशन और रिजल्ट, ये तीन हेडिंग्स डाल लें। डेटा में गिवन रिक्वायर दोनों लिख लें, सॉल्यूशन में फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों कर लें, और आखिर में एक रिजल्ट मेंशन कर दें। तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतने टाइम में इजीली चीजों को कवर अप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल इस तरीके को यूज कर लो। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बस और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। ओके सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? नो सर। ठीक है। अच्छा जी, सर ये ग्रैंड टेस्ट कब से है? पता नहीं बेटा, टाइम टेबल आपको कोचिंग से पता चलेगा। एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहते हैं सारे? या पहले हम पहले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करें? सर पहले टॉपिक्स कर सर, अब तो बस हाँ एक ही टॉपिक रह गया है। हाँ, अब ये वाला रह गया, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। ये मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगा, ये मैं इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। तो सर तो आप फिर एमसीक्यूज करवा लें। एमसीक्यूज करवा लें। हाँ, इसीलिए कह रहा था ना कि एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, which one of the following pairs has the same number of molecules? इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स सेम होंगे? ये एवागाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल आया है, यस सर। और आई गेस एवागाड्रोस नंबर रिड्यूस हो चुका है, माइट बी। चेक करते हैं। चेक करो जरा, बुक आप लोगों के पास भी होगी शायद, मैं अगर मिस कर जाऊं तो आप लोगों को तो कम से कम नजर आ जाए। टाइम कम है ना थोड़ा। यस सर, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर 1.7 का है, तो वो रिड्यूस हो चुका है। हाँ, तो ये एवोगाड्रोस नंबर का है, और ये होना नहीं चाहिए था लेकिन है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं या छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं? आंसर बता दें सर। आंसर 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और सर इसका सी होगा। 3 डिवाइडेड बाय 16 5। हाँ, सी होगा इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और वैसे देखा जाए तो एवागाड्रोस नंबर मैं अभी रिवीजन क्लास में नहीं करवा रहा, लेकिन आप लोगों की जो रेगुलर क्लासेस हुई हैं सारे स्टूडेंट्स की, वाटर पंप, शरीफाबाद, डेल्टा, मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है हर जगह, और चैप्टर वन में मैंने मोल और एवागाड्रोस के दोनों के न्यूमेरिकल्स कराए। तो आप लोग वहां से भी इसको हेल्प लेकर सॉल्व कर सकते हो। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH2O है, और मॉलिक्यूलर मास 60 है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? बी होगा। कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 14, 16, 13, डी। बिल्कुल बी होगा, बी होगा, बी। क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगा 30 और मॉलिक्यूलर मास होगा 60, तो दोनों को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। Which one of the following contains two significant figures? किसके two significant figures हैं? डी के। डी है। डी। डी। ठीक है, ठीक है। At STP 0.1 mole of a gas occupied the volume. कैसे है? ए। 0.1 मोल कह रहे हैं, 2.24 होना चाहिए आई मस्ट से।
22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 2.24 होगा बेटे। 1 मोल 22.4 देता है, तो 0.1 मोल कितने देगा? सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2.24 आएगा आंसर। Which number has 5 significant figures? एक है मुझे 5 नजर आ रहे हैं। सी नहीं हो सकता। 5 है बेटा। अच्छा, Decimal सी में के तो 3 होगा सिर्फ। सी में तो हाँ एक ही होगा। Dash has 5 significant figures. सर बी है सही। नहीं बी नहीं है, ए डी ए है डी। डी सही है, डी। सारे नॉन जीरो है ना। While considering the rule of significant figures, a simplified result of this. Significant figures के रूल का इस्तेमाल करते हुए इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट बता दीजिए। चलिए फिर बताते हैं, पहले प्लस करें। 3.1 प्लस 14.367, 17.467 आ रहा है। 17.46, 7 गिराऊंगा, 7 यहाँ से राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखो 7 कम करूंगा, ये हो जाएगा 6 की जगह 7। फिर इस 7 को नीचे गिराऊंगा तो ये एक प्लस करूंगा मैं 4 में, तो ये 7.5 17.5 आ रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा सर 17.5 क्यों ले रहे हैं? मतलब इसको 17.50 क्यों नहीं लिख रहे आप इसको 17.47 क्यों नहीं लिख रहे, 467 क्यों नहीं लिख रहे एग्जैक्टली? बेटा उसकी सर वो वजह ये है सिंपलेस्ट कि रिजल्ट। हाँ सिंपलेस्ट रिजल्ट बोला हुआ है। तरीका ये होता है कि जब हम इस तरह के डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करते हैं, तो जो भी नंबर्स हमारे पास डेसिमल्स में दिए हुए होते हैं, उनमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला नंबर होता है, आंसर हम उतने ही डेसिमल प्लेस में लाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे कम डेसिमल प्लेस 0.1 आ रही है, तो हम एक ही डेसिमल प्लेस वाला नंबर यहाँ पर लाएंगे। सही है। The volume of 3.01 exponent 23 molecules of N2 gas at STP will be, क्या होगा? 3.01 exponent 23 molecules का मतलब हुआ 0.5 मोल। 0.5 मोल का मतलब हुआ एक मोल का 22.4 होता है, आधे मोल का 11.2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर सर। वापस रिपीट करेगा। देखो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होते हैं अगर एक मोल होता। अब मॉलिक्यूल की तादाद आधी है, तो मोल की तादाद भी आधी होगी। जब मोल की तादाद आधी होगी तो वॉल्यूम की तादाद भी आधी होगी। समझ गए? यस सर। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बेटा इसका मैं ये कह रहा हूं सर कि आपको कैसे पता चला कि इतने मॉलिक्यूल्स हाफ मोल ही है? एवोगैड्रोस नंबर बेटा, सिंपल एवोगैड्रोस नंबर है ये। ऐसे पता चला मुझे, और लिख देता हूँ, मैं लिख के बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा। क्या हो गया? देखो एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये होता है एवोगैड्रोस नंबर का फॉर्मूला। सही है। अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन थे, और एवोगैड्रोस नंबर तो एक कांस्टेंट है ना बेटा, 6.02 एक्सपोनेंट 23 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3.01 एक्सपोनेंट 23 को डिवाइड कर दूंगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। तो एक्सपोनेंट 23 से एक्सपोनेंट 23 गया, 3.01 से 3.01 गया, तो ये 1/2 बचेगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 मोल आ गए। ओके सर। सुमैया, ईमान, सुमैया क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मोल आ गए 0.5, तो देखो 1 मोल का वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कहलाता है 22.4 डीएम क्यूब। तो आधे मोल का कितना होगा? जब एक मोल पे 22.4 है तो आधे मोल पे आधा होगा। सिंपल हो गया। क्लियर हो गई बात? यस ओके सर। अच्छा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपोनेंट 3 इज, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आई थिंक 3 होगी। यस सर। द नंबर, सर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग किसको कहेंगे?
बेटा पावर को इज इट कहते हैं पर मेरे से ख्याल से। पावर हम्म। पावर को? ओके सर। द नंबर हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 किस में है भाई? ए में है, गुड। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ये रिपीट हो गया फिर से। सी। द मास ऑफ 22.4 डीएम क्यूब ऑफ O2 गैस। अब देखो फिर रिपीटेटिव हो रहे हैं। 22.4 डीएम क्यूब का मतलब हुआ वॉल्यूम है 1, वॉल्यूम मोल है 1 मोल। 1 मोल का मास 32 ग्राम होगा ऑक्सीजन का। समझ गए? इसके लिए सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसी से ही जज कर लोगे। ये वाली बात समझ में आई सबको? जी सर। जी सर। ओके। मास ऑफ 44.6 डीएम क्यूब ऑफ वाटर वेपर्स। 22.4 डीएम क्यूब होगा वाटर वेपर्स का मास 1 मोल पर 18 होगा। तो 44.6 का मतलब हुआ डबल है। वॉल्यूम डबल है तो मोल भी डबल है, मोल डबल है तो मास भी डबल है। एक का मास 18 होता है तो दो का आई थिंक सो 32 हो जाएगा, क्योंकि 36 होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कम है ना, 44.8 होता है असल में जो वॉल्यूम है। तो अगर आप कैलकुलेशन अब प्रॉपर वे में करो तो दिखाता हूं। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी प्रॉपर करो तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 44.8। यहाँ पे क्या आ रहा है? 44.6 आ रहा है। ठीक है ना? तो 44.6 उस लिहाज से अगर आप देखोगे 44.6 डिवाइडेड बाय 22.4 ये हो गया 1.99 मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से तो 35.83 बन रहा है। तो वो ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो हम 32 ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, 0.68 हैज डैश, तो 20.4 हैज डैश एंड 2.000 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहते हैं भाई? मुझे तो सी लग रहा है सही। 3 है सर। जैसा सी सही होगा। सही है, वेरी गुड। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात सबको सारी? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।